नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, नकदी फसलों में फूलों की खेती का अपना एक महत्व है। अगर अनाज फसलों के साथ सब्जी और फूलों की खेती की जाती है तो उससे काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाती है। ख़ास तौर से जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए ये वरदान साबित हो रहा है और केंद्र और प्रदेश सरकारें इस समय फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास भी कर रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात अपने इस वृत्तचित्र के माध्यम से ऐसी एक महिला फूल उत्पादक से करा रहे हैं जो अपने खेत के अलावा अन्य लोगों से लीज पर यानी किराए पर खेत लेकर के भी फूलों और सब्जियों की खेती कर रही हैं और उनको अच्छा लाभ हो रहा है। तो आइए मिलते हैं महिला किसान सुजाता मौर्य से इस वृत्तचित्र के माध्यम से। ग्रामीण क्षेत्रों में आज महिलाएं स्थापित अवधारणा से इतर स्वयं को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने के लिए घर की दहलीज से बाहर निकल रही हैं और उन्हें उनके प्रयास में सफलता भी मिल रही है। जब भी कोई ग्रामीण महिला सामाजिक बंदिशों एवं परंपरागत बंधनों की सीमा रेखा लांघकर बाहर निकलती है और कुछ नया, कुछ अलग करने की कोशिश करती है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में लीक से हटकर कुछ करने और सफल होने की व्यापक संभावनाएं हैं। सफलता के बाद उस महिला को समाज एवं परिवार का भी भरपूर सहयोग मिलने लगता है। ऐसी ही एक महिला किसान हैं वाराणसी जनपद के चूनाडीह गांव की सुजाता मौर्य। निर्बल आय वर्ग की सीमांत महिला किसान सुजाता मौर्य ने अपने परिवार की जमीन पर परंपरागत खेती के साथ ही नकदी फसलों की खेती करने का फैसला किया। पारिवारिक खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर नकदी फसल के रूप में विभिन्न फूलों की खेती उन्होंने शुरू की। शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर सुजाता मौर्य ने आसपास के दूसरे लोगों की खेती योग्य जमीन को किराए पर लेकर फूलों और सब्जी फसल की खेती को विस्तार दिया। गुलाब, श्रीकांती, कुंद एवं गुलदाउदी जैसे फूलों और मौसमी सब्जियों की खेती से सुजाता मौर्य को अच्छी आमदनी होने लगी। सुजाता मौर्य घर गृहस्थी के काम निपटाने के बाद फूलों के खेत पर जाती हैं। फसल प्रबंधन के प्रति सजग रहते हुए विभिन्न सस्य क्रियाएं श्रमिकों के साथ करती हैं। फूलों के पौधे नाजुक होते हैं, इसलिए प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। सुजाता मौर्य पिछले 7-8 वर्ष से विभिन्न फूलों की खेती कर रही हैं, इसलिए नकदी फसल की खेती में अब उन्हें अच्छा अनुभव हो गया। परिवार के दूसरे सदस्य भी सुजाता मौर्य का हाथ बटाते हैं। 7-8 साल से फूलों का खेती करत हई। गुलाब, श्रीकांती, कुंद, बेला, पचरंगी और टेंगरी सबका जैसन मौसम रहला वैसन जयमाल बनला। हमारा खेत जैसे घर के अगल बगल छोटे छोटे टुकड़ा हो, मैं अपन श्रीकांती, कुंद, बेला ये सब लगाईला और गुलाब का खेती खरीद के ओमे लगाईला। घरे के जो काम उम रही कर और के फिर अपन खेते में आईला। अगर से सोहे गोड़े के तो मजूरा लेके अपन सोईला गोड़ीला नहीं, अपने ही से जो काम उम करे के रहला तो करीला।
सुजाता मौर्य के साथ आसपास के पुरुष महिला अपने खाली समय में कार्य करते हैं। निराई, गुड़ाई, पौधों पर मिट्टी चढ़ाने जैसे कामों में ग्रामीण मजदूरों का सहयोग सुजाता मौर्य लेती हैं। इस तरह ग्रामीणों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो जाता है। काम है सोहे गोड़े वाला, तो अगल बगल का महिलाएं हैं उनके बुला के अपन सोहवाइला गोड़ेला, जोन लोग का मजदूरी रहला तो दे देला। महिला पुरुष दोनों लोग काम करलन और जोन पैसा अपन देला तो अपन परिवार के अपने अथुआ में लगावन। सुजाता मौर्य के खेत में आते हैं काम करने के लिए, मट्टी उट्टी चढ़ाते हैं, फूल तोड़ते हैं, फिर उसके बाद पैसा ऐसा लेके फिर संझा ले चल जाइला घरे। 80 से 100 रुपया काम आवला, दिन भर काम करके फिर ओकर बाद घर पर चल जाइला संझा ले। करते हैं सुजाता भी खेत पर आकर उनका भी काम थोड़ा बहुत कर देते हैं, कुछ मिल जाता है, हमारे घर के लिए काम भी आ जाता है। घरे के काम करके खाली ला तो फूल के खेती में आवल जाला, सोहल जाला, फिर फूल तोड़ला, गोड़ल जाला, ये सब काम करेला। हम काम बने करके खेत पाला काम करेला, फूल के खेत में 70-80 रुपया मिल जाला हमने। किसी काम को करने का यदि अनुभव अच्छा रहता है तो दूसरों से वह काम कराया जा सकता है। सुजाता मौर्य की क्षेत्र में एक सफल फूल उत्पादक के रूप में पहचान बन चुकी है। वे अपने साथ काम करने वाले पुरुष एवं महिला श्रमिकों को काम करने के तरीके के बारे में बताती रहती हैं। फूलों की तुड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तुड़ाई के दौरान कुछ खास सावधानी बरतनी पड़ती है। फूलों की तुड़ाई में भी सुजाता मौर्य आसपास के ग्रामीण श्रमिकों को अपने साथ रखते हैं। सुजाता मौर्य फूलों की तुड़ाई के बाद उन्हें इकट्ठा कर घर पर लाते हैं। मंडी में फूल बेचने पर ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, जबकि माला बनाकर बेचने से ज़्यादा आमदनी होती है। इसलिए सुजाता मौर्य अपनी उपज का मूल्य संवर्धन अर्थात फूलों का माला बनाकर बेचते हैं। इससे उन्हें ज़्यादा आमदनी हो जाती है। जब माला वाला बन जाला तब मंडी लेके जालन, ओकरे बाद अपन जोन मौसम जैसे अब लगन बा, तेज बाजार बा तो तेज रही नहीं, नरम गरम अपन बेच के आवना शाम के, वही हमने का रोजी रोटी है, वही से हमने का गुजर बसर होला। फूलों की तुड़ाई के साथ ही माला बनाने के लिए सुजाता मौर्य ग्रामीण महिलाओं का सहयोग लेती हैं। इस तरह जहां सुजाता को अच्छा फायदा होता है, वहीं ग्रामीण महिलाओं को माला बनाने से अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। जैसे सुबह गुलाब टूटला, ओकरे बाद अगर शाम के जैसे गुलदाउदी बा, श्रीकांती बा, ये सब टूटला तो अगल बगल का महिलाएं के लेके अपने लड़की न बच्चों के लेके अपन माला वाला बनला, फिर बनले के बाद अपन वो मंडी लेके चल जालन। ये रोज का काम है। हम माला बुनते हैं,
सुजाता का, वो मुझे फूल देती हैं। फूल गुथते हैं तो पैसा मतलब कि 50-50 सैकड़े हमको गुहाई देती हैं। उससे कुछ घर का खर्चा निकल जाता है हम लोग का जो है, इसीलिए हम लोग माला गुथते हैं। हमने माला फूल का गुहाई का काम करते हैं। 50 रुपया सैकड़े मिलता है। सब में कुछ जो बैठे रहते हैं घरे, उससे कुछ खर्चा पानी निकल जाता है, इसीलिए माला बनाते हैं। सुजाता मौर्य फूलों के मूल्य संवर्धन अर्थात माला बनवाने के बाद मंडी में बिक्री प्रबंधन पर नजर रखती हैं। फूल माला की बिक्री का काम सुजाता मौर्य के पति करते हैं। तैयार माला को उनके पति प्रतिदिन मंडी में ले जाकर बेचते हैं। हम हमारे बच्चे फूल तोड़ते हैं और माला बनवाते हैं और दूसरों को भी देते हैं। माला बनता है तो ले जाते हैं मंडी बेचने के लिए। हम मंडी ले जाते हैं, जैसा मतलब बाज़ार रहता है तीज त्यौहार पर, वैसा बेच करके मुनाफा पैसा ले आते हैं। जो मुनाफा होता है घर ले आते हैं। हमारे घर सदस्यों में हम सब खर्चा चलता है इसी से। सुजाता मौर्य थोड़ी बहुत सब्जी फसल की खेती के साथ ही अनाज फसलों की भी खेती कर लेती हैं, जिससे उनके परिवार को अनाज की उपज भी मिल जाती है। सुजाता मौर्य ने इस तरह नकदी फसल फूल की खेती कर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। फूलों की खेती आज अच्छा मुनाफा देने वाली साबित हो रही है। सुजाता मौर्य ने समय की मांग को देखते हुए घर के बाहर खेत में कदम बढ़ाया और नवाचारों को अपनाने की पहल की, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है। सुजाता मौर्य की सफलता आज दूसरी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। सुजाता मौर्य फूलों की खेती के जरिए जहां अपने और परिवार के सदस्यों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल हुई हैं, वहीं दूसरी कई ग्रामीण स्त्री पुरुषों को उनके गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। सुजाता मौर्य की मेहनत, लगन और कर्मठता से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण महिलाएं यदि बंदिशों को लांघकर बाहर निकलना और कुछ नया करना शुरू कर दें तो महिलाओं को भविष्य में निर्णायक आर्थिक शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
किसान भाइयों, ये बात रही सुजाता मौर्य की सफलता की कहानी की, जो फूलों की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। और अब बात करते हैं एक दूसरी नकदी फसल है सूरजमुखी। खास तौर से अगर देखा जाए तो जिस तरह से खाद्य तेलों का दाम बढ़ रहा है, या यूं कहें उनकी उपलब्धता कम हो रही है इसलिए दाम बढ़ रहा है, तो तिलहन फसलों की मांग हमेशा बनी रहने की संभावना भी है। तो अगर आप सूरजमुखी की खेती नकदी फसल के रूप में करते हैं तो निस्संदेह आपको बेहतर लाभ हो सकता है। सूरजमुखी की बुआई का अब ये सही समय चल रहा है, तो सूरजमुखी की खेती के लिए किन प्रजातियों का चयन करें, बुआई की कौन सी उन्नत विधि अपनाएं और क्या क्या सावधानियां बरतें, इस बारे में बातचीत करने और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर यशवंत सिंह। तो डॉक्टर साहब, सूरजमुखी की खेती के लिए हमारे अगर किसान भाई इस क्षेत्र में आगे आते हैं तो वो किन प्रजातियों का चयन करें? पहले किसान भाइयों, जिस खेत में आप आलू, राई, सरसों या गन्ना लगाए होंगे, मटर भी लगाए होंगे, वो खेत खाली रहा होगा। और ये समय जो है सूरजमुखी फसल, जैसा कि बताया गया है, एक नकदी फसल के रूप में आप ले सकते हैं। इसके लिए इस क्षेत्र में जो सब अच्छी प्रजातियां पाई गई हैं उसमें संकुल प्रजातियों के रूप में मॉडर्न और सूर्या है। मॉडर्न है, सूर्या। और ये 80 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं और इनसे करीब 15 से 20 कुंतल औसत उपज प्रति हेक्टेयर के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। और इनके दाने से करीब 35% तेल जो है मिलता है। और जैसा आप जानते हैं कि सूरजमुखी का तेल खासकर हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा जो होती है वो कम होती है जी। और इसके बीज से जो खली निकलती है उसके में प्रोटीन होती है। इस खली को आप पशुओं को खिलाने के रूप में भी काम कर सकते हैं, तो उनके भी स्वास्थ्य के लिए बढ़ जाएगा, उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। और संकर प्रजातियों में जो है वो KVSH1 है और ASH 3222 प्रजाति पाई गई है। और एक ज्वालामुखी प्रजाति है, ये करीब 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इनकी उपज 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है और इनके दाने में करीब 40% तेल की मात्रा पाई जाती है। तो ये प्रजातियां इस क्षेत्र के लिए अच्छी पाई गई हैं। आप तो लेकिन संकर प्रजातियां ज़्यादा फायदेमंद होंगी, क्योंकि उपज भी ज़्यादा है और तेल की मात्रा भी इनकी ज़्यादा है दानों में। और बुआई के लिए ये क्या समय रखें और कब तक सूरजमुखी की बुआई पूरी कर लें? देखिए, सूरजमुखी फसल की बुआई का जो सबसे उचित समय है वो फरवरी का दूसरा पखवाड़ा है। अच्छा। और जहाँ तक हो सकें आप मार्च के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई अवश्य पूरी कर लें। इससे होता क्या है कि फसल जो है जून के प्रथम सप्ताह तक पक के तैयार हो जाती है और आप सही समय पर काट लेंगे। अगर विलम्ब इससे ज़्यादा करेंगे तो उस समय वर्षा होने की संभावना होती है, जिससे कि इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बुआई के लिए बीज दर क्या रखें और बुआई के दौरान कौन सी उन्नत तकनीक अपनाएं, क्योंकि सूरजमुखी की अभी इस क्षेत्र में बहुत प्रचुरता में खेती नहीं हो रही है, कुछ किसान कर रहे हैं, तो कौन सी उन्नत विधि अपनाएं जिससे कि उनको अच्छी उपज हो और उनकी लागत कम हो सके? देखिए, सबसे पहले तो हम खेत की तैयारी की बात करेंगे कि ये जायद का मौसम है, तो अच्छा होगा कि किसान भाई एक पलेवा जरूर कर लें खेत में और उसके बाद एक मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 देसी हल या कल्टीवेटर से अच्छी तरह खेत को तैयार करके, और अगर उस खेत में दीमक का अगर प्रकोप लगना हो तो इसके लिए अच्छा है कि उसी समय खेत की तैयारी समय 1.3% जो लिंडेन चूर्ण आता है इसके 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिला लें। और अगर संकर प्रजातियों को किसान भाई बुआई के लिए रहे हैं तो इसका करीब 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। अगर संकुल प्रजातियां ले रहे हैं तो ये करीब 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और थोड़ा इसके बीज के अच्छे अंकुरण के लिए अच्छा हो कि आप बीज शोधन करें। इसके लिए तो पहले बीज को आप 12 घंटे पानी में भिगो दें। अच्छा। और उसके बाद उसको छान के 3 से 4 घंटे छाया में सुखो लें कि इस बीज की अगर बुआई करेंगे तो अंकुरण अच्छा होगा। साथ साथ बीज शोधन भी करें, जैसा आपने कहा, इसके लिए कार्बाइड जो दवा आती है उसका 2 ग्राम या निरम हो तो उसका 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको शोधित कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, बुआई के लिए वो मतलब बीज की दूरी क्या रखें,
और इसको मेड़ पर बोएं या समतल खेत में? देखिए, अच्छा है कि अगर आप मेड़ पे बोते हैं तो उससे फ़ायदा एक सिंचाई करने में आएगी। गर्मी के दिन है, 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना पड़ता है, तो सिंचाई करने से जो है सुविधा होगी और पानी कम लगेगा। कम लगेगा। दूसरे बाद में जो पछुआ हवाएं जब चलती हैं तो पौधे के गिर के टूटने का डर भी नहीं रहता है। तो मेड़ पर बुआई करेंगे तो और अच्छा होगा। इसके लिए 45 सेंटीमीटर जो है दूरी रखी जाती है मेड़ से मेड़ की, और बीज के बीच में 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। और जब जमाव हो जाए तो 15-20 दिन जब हो जाए जमाव के बाद, तो पहली सिंचाई करने से पहले इसका बिरलीकरण कर लें कि जिससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे को आप कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सूरजमुखी एक तिलहन फसल है, तो इसमें उर्वरकों का प्रयोग बुआई के समय कैसे करें, किन उर्वरकों का करें और कितनी मात्रा में? देखिए, हाँ, इसमें उर्वरकों के प्रयोग में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। खासकर से हम तो यही कहेंगे कि किसान भाई मिट्टी का परीक्षण करवा लें। अगर न हो तो फिर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर के रूप से इसका उपयोग होता है। इसमें 200 किलोग्राम जिप्सम की जरूरत पड़ती है। अच्छा। अगर गोबर और कंपोस्ट की अच्छी सड़ी हुई खाद हो तो 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर इसको आप मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। अच्छा। हाँ, मतलब गोबर की खाद और जिप्सम, हाँ, इसका उपयोग आप करें तो उपज अच्छी होगी, तेल प्रतिशत अच्छा होगा। यूरिया और इन सबों का अभी उपयोग कर सकते हैं। बाद में सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग वगैरह भी करना। हाँ, क्योंकि पहली सिंचाई के जी, बाद हाँ, जहाँ मात्रा की बात है तो आधा जो है नाइट्रोजन, पूरा जिप्सम और गोबर की खाद वगैरह ये बुआई के समय फास्फोरस पोटेशियम पूरा दे दीजिए, और जो आधा नाइट्रोजन बचा हुआ हो उसको पहली सिंचाई के बाद, अगर उस समय न दे पाओ तो कम से कम फूल आने से पहले आप उसकी टॉप ड्रेसिंग करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बुआई के बाद जब सिंचाई करते हैं तो शुरू में ही खरपतवार भी उगेंगे, क्योंकि जिस तरह का मौसम है वो खरपतवारों के लिए अनुकूल रहेगा। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए शुरुआती दौर से क्या बुआई के साथ ही क्या प्रबंधन करें? जी हाँ, बुआई के समय देखिए, एक तो यह है कि इस फसल में मिट्टी चढ़ाना पड़ता है। तो अगर आप मेड़ पर बुआई कर रहे हैं तो जो आप गुड़ाई करेंगे तो उससे जो है आपके खरपतवार नियंत्रित हो जाएंगे। नहीं तो अगर खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग करना चलते हैं तो इसके लिए पेंडिमेथिलीन जो दवा होती है उसका 3.3 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना के बुआई के बाद और जमाव से पहले छिड़काव कर दें तो खरपतवार नियंत्रित हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, नकदी फसल सूरजमुखी की खेती के बारे में जो जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी वो उनके लिए लाभदायक साबित होगी। बातचीत करने और जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड ही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।